बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाइंग सॉल्यूशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ग्राफ पे बनाना है। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ द फंक्शन। पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। और उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा ग्राफ से, उसे हमें वेरीफाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ बनाकर, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी जब सॉल्व करेंगे तो वही आना चाहिए। जो सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करने से हमें मिलेगा वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से मिलना चाहिए। इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। जो भी सॉल्यूशन आएगा ग्राफ को ग्राफिकली सॉल्व करने से, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हमने सही निकाला या नहीं। वो कैसे करेंगे? हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करेंगे उसी को। तो दोनों का आंसर सेम आएगा तो इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सही निकाला है। अगर ग्राफ से हम निकालेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम निकालेंगे और दोनों का अलग अलग आंसर आएगा तो फिर वो वेरीफाई नहीं होएगा। इट मीन्स कि हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई होगा। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टरिंग मेथड है, जिसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, ग्राफिक मेथड भी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ग्राफिकली सोल्व करने के बाद फिर हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। अब स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर बनाते हैं, स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर बनाते हैं तो हमेशा जो उसका कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यू शेप का कर्व बनता है। अब ये कर्व कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, वो इसके नीचे भी बन सकता है, या फिर यहाँ पर भी बन सकता है, किसी भी कहीं पर भी बन सकता है। बताने का और समझने का मकसद सिर्फ यही है कि हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इसी यू शेप में बनेगा, और इस यू शेप को हम कर्व को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, यू शेप में। कहीं पर भी बन सकता है लेकिन बनेगा कैसे? हमेशा यू शेप में बनेगा। ये फिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यू शेप में बनेगा। और जो यू शेप का कर्व होता है उसे हम कहते हैं पैराबोला। इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हमारे पास, जब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे पास एक पैराबोला कर्व बनता है यू शेप का। अब स्टूडेंट, इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट सबसे नीचे होता है, या यूँ समझें कि ये जो हमारे पास कर्व होता है, आप यूँ समझे कि ये हम नीचे जाते जा रहे हैं, डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद हम ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो इस सेंटर वाले पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो यू शेप हमारे पास होता है कर्व, इसके जो ये वाला पॉइंट होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो स्टूडेंट, किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफ पर बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, सबसे पहले उसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसका ये वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे, ये वाला पॉइंट। उसके बाद हम इस ग्राफ को बनाएंगे। बनाना तो है हमने एक कंप्लीट ग्राफ यू, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वर्टेक्स से। तो स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप फॉलो करते हैं हम। 6 स्टेप हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1 बाय 1 सारे स्टेप फॉलो करेंगे और हमारा ग्राफ बन जाएगा। फिर हम उस ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट हम क्या स्टेप करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वर्टेक्स पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की, और फिर कांस्टेंट होना चाहिए जिसके साथ कोई एक्स की वैल्यू ना हो। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की वैल्यू है, और फिर कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है। इसका मतलब स्टेप 1 हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर नहीं होती तो हम बनाते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो हम नहीं करेंगे।
सेकंड स्टेप पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली हुई है इससे हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप वर्टेक्स फाइंड करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। उसका स्टूडेंट उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -b/2a। ये वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, तो हम वर्टेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वर्टेक्स का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -2a -b/2a। तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a और b की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, यानी वर्टेक्स मिल जाएगी। अब ये स्टूडेंट a कैसे निकलता है और b कैसे निकलता है, इस पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं a, वो a की वैल्यू है। क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम सपोज करेंगे 1 है, तो a की वैल्यू हमें स्टूडेंट मिल जाएगी 1। अब b कैसे हम निकालते हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो x के साथ नंबर लगा हुआ होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो उससे हम कहते हैं b की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में x के साथ 2 है तो हम कहेंगे कि b की वैल्यू है 2। ठीक है स्टूडेंट, a और b मिल गया, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इस फॉर्मूले में हमें वर्टेक्स मिल जाएगा, पॉइंट x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट माइनस सेम रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 2, हम 2 रखेंगे, अपॉन में फॉर्मूले में 2 आएगा और नीचे a आएगा। a की वैल्यू स्टूडेंट 1, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 -2 स्टूडेंट सेम रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और हम 2 का 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और माइनस है तो माइनस का 1 हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स का फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमें x की वैल्यू मिल गई -1। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली हुई है उसे हमें ग्राफ के ऊपर बनाना है, और किसी भी इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर बनाने के लिए हमें x की कम से कम 5 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 5 वैल्यूज़। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, स्टेप 2 जब हमने x की वैल्यू निकाल ली उसके बाद हमें क्या करना है, चूज़ वैल्यूज़ ऑफ x अराउंड द वर्टेक्स एटलीस्ट 5 वैल्यूज़। अब स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू हमें मिली है ना -1, ये सिर्फ एक वैल्यू मिली है, हमें कम से कम कितनी वैल्यूज चाहिए x की, 5, तभी हम उसको ग्राफ पे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो -1 हमें x की वैल्यू मिली है, हम क्या करेंगे कि इसके अराउंड में जो वैल्यूज़ होगी ना, इसके बराबर वाली वैल्यूज़, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसके अराउंड में जो वैल्यूज़ होगी, जिस तरीके से -1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, और 0 से पहले क्या आएगा, 1। ठीक है स्टूडेंट, -2 के बाद आता है -1 के बाद आता है -2, और इसके बाद आता है -3। स्टूडेंट हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी -1, इससे 2 पहले वाली वैल्यू ले ली और इसके 2 बाद वाली वैल्यू ले ली। जो भी x की वैल्यू आएगी ना, उससे हम पहले वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, 2 पहले वाली और 2 बाद वाली, फिर हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और हमें कम से कम x से कितनी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 5 वैल्यूज़। तो कैसे लेते हैं, जो भी वर्टेक्स मिली थी उसके अराउंड वाली वैल्यू से ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ x अराउंड द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितनी निकली थी, -1, इसके अराउंड में कौन सी वैल्यूज़ होगी, जो उससे पहले होगी, जो उससे बाद में होगी। हमें मालूम है स्टूडेंट, जब हम एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर होते हैं और राइट साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया, हमें -1 मिला हुआ था ना, तो हमने क्या किया, -1 से पहले वाले 2 नंबर ले लिया। -1 से पहले 0 और 1 आता है, तो हमने 0 और 1 ले लिया, और -1 के बाद -2 -3 आता है, तो वो हमने ले लिया। इस तरीके से हमारे पास x की जो है वो 5 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं कि x की हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। स्टूडेंट x की 5 वैल्यूज़ हमने ले ली है। एक पहली तो हमें खुद मिल गई थी -1, फॉर्मूले से -1 मिल गई थी। बाकी ये तो पहले वाली वैल्यूज़ और ये तो बाद वाली वैल्यूज़ हम खुद से लेते हैं, क्योंकि हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। x की कोई भी वैल्यू आएगी, उससे पहले वाली 2 और उससे बाद वाली 2, ऐसे 5 वैल्यूज़ ले लेंगे। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब ग्राफ पे बनाना होता है ना, तो उसके लिए x की वैल्यू भी चाहिए होती है और उसके लिए y की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर y का कॉलम भी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पर x की 5 वैल्यूज़ लिए ना, 5 वैल्यूज़ लिए, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 जो y है इसकी भी 5 वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे बनाने के लिए x की वैल्यू भी चाहिए होती है और y की वैल्यू भी चाहिए होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 4, पुट दोज x वैल्यूज इन इक्वेशन टू एंड कैलकुलेट y वैल्यूज। कैसे करेंगे, x की जो वैल्यूज हमारे पास आई है 5, इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। कौन से इक्वेशन के अंदर, जो हमें गिवन थी। ठीक है स्टूडेंट,
ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि जो x की हमारे पास वैल्यूज़ है, इन x की वैल्यू को एक एक करके हम इसके अंदर पुट करेंगे और हम y की वैल्यूज़ अलग अलग मिलती जाएंगी। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, पुट डोज वैल्यूज़ x इन इक्वेशन। x की जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर के जो हमें गिवन थी, एंड कैलकुलेट y, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। किस तरीके से स्टूडेंट निकालेंगे उसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, पहले -3 पुट करेंगे, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, अलग अलग x की वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग y मिलता जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यूज हमें मिलेंगी जो हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू -3 रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू -3। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे -3, तो y तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करना है। अब x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, -3 पुट किए, तो x की जगह -3 करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे प्लस 2। उसके बाद x लिखना है, x की वैल्यू हमने कितनी रखी है -3, तो -3 लिखेंगे और ये आ जाएगा +4। स्टूडेंट -3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस का। स्टूडेंट कोई भी नंबर माइनस में हो, नेगेटिव हो, और अगर उसका पावर जो है वो इवन हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा उसका आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस का 9 आएगा। नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, पावर 2, तो प्लस बनता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, -2 3 6, प्लस आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, 9 को हम सेम रख, 9 में से 6 माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और +4। इनको अगर प्लस करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट की -3, तो y की वैल्यू आई 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब x की वैल्यू हमने -3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई है 7, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 7। इसी तरीके से स्टूडेंट x की वैल्यू हमने -3 पुट की, अब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू -2, x की जगह हम क्या पुट करेंगे -2, तो ये पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, y सेम रहेगा। अब x का स्क्वायर करना है, अब x की जगह हम क्या पुट किया -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 लिखना है, हमने 2 लिखा, फिर हमें क्या लिखना है x की जगह हमने क्या पुट किया -2, तो -2 पुट करेंगे, फिर +4 करना है, +4 किया। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि माइनस वाले नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, क्योंकि माइनस और पावर इवन है तो 4 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस, -2 2 ज़ा 4, और ये +4 सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये +4 -4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो जब हमने x की वैल्यू माइनस पुट की तो y का आंसर आया 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब x की वैल्यू -2 थी तो y का आंसर कितना है 4। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू हमें पुट करनी है, हमने -3 पुट की, -2 पुट की, अब -1 पुट करनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल्स टू -1। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -1 लिखेंगे, तो y तो सेम ही रहेगा लेफ्ट साइड वाला। x का स्क्वायर करना है और x की वैल्यू हमने -1 लिखी है, तो हम -1 का स्क्वायर करेंगे। अब +2 करना है, +2 किया, x लिखना है, x की वैल्यू -1 हमने पुट किया, तो ये हो जाएगा -1, +4 हम रखेंगे सेम। y इज इक्वल टू, स्टूडेंट -1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नेगेटिव नंबर का जब पावर 2 हो, इवन पावर हो, स्क्वायर तो प्लस में ही आंसर आता है। इनको मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस, -2 1 2, +4 रहेगा सेम। ठीक है स्टूडेंट, 1 को हमने सेम लिखा, -2 +4, माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करना है, 4 में से 2 माइनस होंगे 2 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू आई 3, तो हम अपने दोबारा कॉलम में जाएंगे और हम लिखेंगे कि x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई है 3। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे 0। ये इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं 0, तो y तो लेफ्ट साइड वाला सेम ही रहेगा, और x का स्क्वायर करना है, x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो हम 0 का स्क्वायर करेंगे, +2 2 किया, फिर हमें x लिखना है, x की जगह हमने क्या पुट किया 0, हमने 0 लिखा, +4 किया।
यहाँ पर स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 ही बन जाएगा और +4। अब स्टूडेंट जब इस 0 को 0 से प्लस करेंगे 0 ही होगा और 0 को 4 से प्लस करेंगे तो ओवरऑल 4 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर आया 4। तो हम अपने कॉलम में लिख देते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर आया 4। अब लास्ट में हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर भी x हम क्या रखेंगे 1, तो y सेम ही रहेगा लेफ्ट साइड पर। x का स्क्वायर करना है, x की वैल्यू है 1 तो हम यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर +2। फिर हमें x करना है, x लिखना है, x मिला है तो 1 हमने 1 पुट किया +4। स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा +4। स्टूडेंट को प्लस करेंगे 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 और +4 ये हो जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जब x की वैल्यू 1 पुट की y का आंसर आया 7, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 1 पुट की y का आंसर आया 7। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम जो है x की और y की 5 वैल्यूज़ हमारे पास कम से कम होनी चाहिए, जो कि हमने कर ली किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए। ये वाली जो वैल्यू तो फर्स्ट वाली -1 ये तो हमने निकाल ली थी फार्मूला से। फिर 2 इससे पहले वाली ली x की वैल्यू, 2 इससे बाद वाली ली। फिर ये सारी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में के जो हमें मिली हुई थी एक एक करके पुट की तो y की वैल्यूज़ मिल गई। अब इसे हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। स्टूडेंट ये टेबल हमने बनाया था, x की 5 वैल्यूज़ और y की 5 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली थी। उसके बाद हमें ग्राफ पेपर इस तरीके से बना लेंगे। स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन है, अब या तो x और y, x एक्सिस और y एक्सिस आप ऐसे बना लें या आप ग्राफ पेपर यूज़ कर लें। अगर आप ऐसे सिंपल पेज पर भी ड्रॉ कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल परफेक्ट कर्व बन जाए, पैराबोला बन जाए, सही ग्राफ बन जाए, तो ये जो गैप होता है इनके बीच में इसको आपने सेम रखना होता है। ये जो गैप है ना स्टूडेंट, जैसे 1 और 2, जैसे 0 है, 0 से 1 के दरमियान जितना गैप है, 1 से 2 के दरमियान जितना गैप है, 1 से 3 का, ये जो आपने बार बनाया ना, इन बार का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, गैप जो है ना इनका सेम होना चाहिए। इसको स्केल की हेल्प से बनाएंगे ना सेम गैप रख के, तो आपका जो कर्व है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ पेपर बनाते हैं तो वेल एंड गुड, वो ज़बरदस्त, तो उसमें फिर आपको जो है आपका ये टाइम आपका सेव हो जाता है बनाने का। अब स्टूडेंट ये जो x और y की वैल्यूज़ है इसको हम और आसान करके लिख लेते हैं। किस तरीके से? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं? ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में कोमा होता है। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखते हैं पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर y की वैल्यू लिखते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो x की वैल्यू जब हमने -3 रखी थी तो y की वैल्यू क्या मिली थी? 7। इस पहले कॉलम पे फोकस करें, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 7। हमेशा पहले नंबर पे x की वैल्यू रखते हैं और दूसरे पे y, ये फिक्स है। तो इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -2 और y की वैल्यू कितनी है? 4। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसको भी स्टूडेंट इसी तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना के यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर y की। तो इस कॉलम में x की वैल्यू कितनी थी? -1 और y कितना मिला था इसके नीचे? 3। इसी तरीके से जो फोर्थ कॉलम है इसको भी हम लिख सकते हैं ब्रैकेट बना के, पहले नंबर पे x लिखते हैं दूसरे पे y। तो पहले x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। इसी तरीके से जो फिफ्थ पॉइंट है इसको भी लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू और फिर लिखेंगे x की वैल्यू फिर लिखेंगे y। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने 5 पॉइंट है इनको इस तरीके से बना के लिख लिया। इससे हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है इन पॉइंट को समझने में। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपने ग्राफ बना लिया, x और ये x एक्सिस ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये y एक्सिस आपने बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5 इसको इस ग्राफ के ऊपर बनाना है। सबसे पहला पॉइंट है -3,7। सबसे पहले x की वैल्यू -3, तो x एक्सिस पे -3 स्टूडेंट यहाँ पर आएगा और y की वैल्यू कितनी है? 7। तो y एक्सिस पे देखेंगे 7 यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगी, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो स्केल की हेल्प से हम इसको बना लेंगे। ये -3 है तो हम यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, -3 की हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ की। ठीक है स्टूडेंट, -3 की लाइन ड्रॉ की। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि y की वैल्यू 7 थी तो ये 7 हमने यहाँ से ड्रॉ की इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो हमारा पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट। तो
हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इन दोनों लाइनों तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। कैसे किया, x की वैल्यू -3 थी तो -3 से लाइन बनाई, y की वैल्यू 7 थी तो 7 से लाइन बनाई। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है हमारा -2,4, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4। तो हम देखते हैं x एक्सिस पे स्टूडेंट -2 यहाँ पर आएगा, ये -2 और y की वैल्यू है 4, y एक्सिस पे 4 यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं और यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, जिस पर एक दूसरे को कट करेंगे लाइन वो पॉइंट होगा हमारा सेकंड पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने 4 की लाइन को एक्सटेंड किया और यहाँ से हमने -2 की लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड किया। ठीक है स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर ये मिल गई है इस पॉइंट पर ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, हमें थर्ड पॉइंट ड्रॉ करना है। थर्ड पॉइंट है -1,3, x की वैल्यू -1 और जबकि y की वैल्यू 3। तो हम x एक्सिस पर देखेंगे -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और y की वैल्यू 3 तो y एक्सिस पे 3 यहाँ पर आएगा। वही काम करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और -1 से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 3 की लाइन ड्रॉ की और यहाँ से हम -1 की लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा है 0,4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट अगर x की वैल्यू 0 हो और सिर्फ y की वैल्यू मिली हुई हो तो इसका मतलब सिर्फ y की वैल्यू मिली हुई है, सिर्फ y की वैल्यू मिली हुई है ना, x तो 0 है, सिर्फ y की मिली हुई है। तो जिसकी वैल्यू मिली हुई होती है पॉइंट उसी एक्सिस पे बनता है। यहाँ पर y की वैल्यू मिली हुई है तो इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे ही आएगा सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू मिली हुई है उसी एक्सिस पे आएगा, y की वैल्यू मिली हुई है तो y एक्सिस पे ही आएगा। और कहाँ पर आएगा, y की वैल्यू कितनी है 4, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखेंगे कि ये y एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब 4 है तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा समझें, अगर x की वैल्यू 0 है और सिर्फ y की मिली हुई है तो इसका मतलब ये पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे आएगा और जो y की वैल्यू मिली हुई है उसी पॉइंट पर आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है 1,7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। तो x एक्सिस पे देखेंगे ये x एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी स्टूडेंट। ठीक है, y की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 7 यहाँ पर होगी। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो 1 है यहाँ से एक लाइन इस तरीके से स्टूडेंट हम ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो हमारा पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने ग्राफ पेपर पे जो हमारा ग्राफ था उस पर हमने स्टूडेंट ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जब स्टूडेंट हमारे जो पॉइंट्स थे वो प्लॉट हो गए तब हम क्या करेंगे, जो पेंसिल से हमने लाइन बनाई थी डॉटेड लाइन, इसको हम कर देंगे इरेज, क्योंकि हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हमें पॉइंट्स देखने थे वो इसकी हेल्प से हमने बना लिए एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, जब हम ये 5 पॉइंट हमने बना लिए, अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 5 पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया। चाहे तो इससे जो पॉइंट है आप तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वही शेप बनी जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यू शेप की जो है वो ग्राफ बनता है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बनता है हमेशा यू शेप बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। यू शेप बनती है हमेशा। तो जब हमने इन 5 पॉइंट को बनाया, प्लॉट किया और जब इनको मिलाया तो यू शेप बन गई। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब हमने परफेक्ट किए। अब ये जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि जो ये यू शेप का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये इसका जो है ना वो वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ को प्लॉट किया। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ग्राफ आया है इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था। ग्राफ बनाने के बाद हमें सॉल्यूशन निकालना था इसका। अब ग्राफ से सॉल्यूशन स्टूडेंट कैसे निकालते हैं ये आप समझें। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने सारे स्टेप कर लिए। हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, फिर y की वैल्यू भी निकाल ली, फिर हमने प्लॉट भी कर लिया ग्राफ को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला यू शेप में, हमने कर लिया। अब स्टेप 6 है स्टूडेंट, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें जो फाइनल काम करना था सॉल्यूशन निकालना है। अब स्टूडेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम सोल्व करते हैं
ये जो पैराबोला बनता है इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन निकल सकते हैं, या तो रियल सॉल्यूशन होगा या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, जिसे हम इमेजिनरी भी कहते हैं। ये दो सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें इस ग्राफ को देख के ये आइडिया करना है कि इसका सॉल्यूशन है जो रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ये हमें चेक करना है। अब वो रियल कैसे पता चलता है और कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलता है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने सारे स्टेप कर लिए, हमने 5 पॉइंट भी बना लिए, फिर हमने ये ग्राफ भी बना लिया। अब इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, कि किसी भी ग्राफ को जब हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके दो सॉल्यूशन निकल सकते हैं, दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। एक क्या होगा, रियल सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। दोनों जो है ना सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमने जो पैराबोला बनाया है, हमने जो कर्व बनाया है हमारा, अगर वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हम कहेंगे कि वो रियल सॉल्यूशन है उसका। अगर जो हमने पैराबोला बनाया है वो नॉट टच द एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने जो पैराबोला हमारा बनाया है यहाँ पर, ये जो हमारा ग्राफ है ये कहीं से भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाली जो एक्स एक्सिस है कहीं से भी इसको टच कर रहा है? नहीं कर रहा टच। ये इस एक्स एक्सिस से बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। इस केस में, हमारे केस में, हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो पैराबोला है, ये इस एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। जब ये इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, नॉट टच द एक्स एक्सिस, फिर हम क्या कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो ऐसे पता चलता है स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर एक्स एक्सिस को टच करे। फॉर एग्जांपल, हमारा पैराबोला इस तरीके से बनता। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऐसा हमारा पैराबोला बनता कि जो किसको टच करता, एक्स एक्सिस को टच करता। ठीक है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस को टच करता, फिर हम कहते हैं कि रियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन, अगर हमारा पैराबोला ऐसे बन जाए, ठीक है स्टूडेंट, अब ये कहीं से भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर हमारा पहला पैराबोला स्टूडेंट यहाँ पर बन जाए, क्या अब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा। या हमारा पैराबोला ऐसे बनता, क्या ये अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास हमारा जो कर्व बना है, हमारा जो ग्राफ बना है, अगर वो इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, और अगर टच कर जाए हम कहेंगे रियल सॉल्यूशन है। तो जब हमने हमारा ग्राफ बनाया पूरा प्रोसेस करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पर टच ही नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, हमारा तो बहुत दूर है ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बहुत दूर है हमारा कर्व। तो जब पैराबोला नॉट टच द एक्सिस, अगर पैराबोला टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई थी और उसकी जो हमने स्टेप फॉलो करके जो ग्राफ बनाया है, इससे हमें पता ये चला कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ग्राफिकली ये बता दिया, ये आंसर दे दिया कि हमारा आंसर आया है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, हमने कैसे किया मैं दोबारा आपको इसके स्टेप बता देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला सबसे पहला हमारा काम होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिली हुई थी। ठीक है, दूसरा में क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के वर्टेक्स निकालनी थी, एक्स की एक वैल्यू निकालनी थी एक्स, तो हमने ये एक्स का फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाली -1। स्टेप 3 में हमें क्या करना था, चूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स अराउंड द वर्टेक्स। अब ये जो हमारे पास -1 आया था, ठीक है स्टूडेंट, ये जो -1 आया था इसके अराउंड में हमने दो वैल्यूज़ ली, क्योंकि हमें कम से कम कितनी वैल्यूज़ चाहिए होती है स्टूडेंट, 5। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो एक्स की वैल्यूज़ मिली हुई थी हमें, तो हमें क्या करना था, पुट दिस एक्स वैल्यूज़ इन इक्वेशन, इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में पुट किया और हमें वाई की वैल्यूज़ मिल गई। फिर हमने कुछ पार्ट स्टेप नंबर 5 किया। स्टेप नंबर 5 था प्लॉट ऑल पॉइंट्स ऑन ग्राफ, के सारे पॉइंट ग्राफ पे बनाने थे। हमने ग्राफ पर बनाया, हमने देखा यू शेप बनी, पैराबोला है। जब ग्राफ बन गया अब सॉल्यूशन देखना होता है, चेक सॉल्यूशन लास्ट स्टेप, या तो रियल सॉल्यूशन होगा या कॉम्प्लेक्स। रियल कब होगा कि जो हमने कर्व बनाया है, जो हमने ग्राफ बनाया है, वो इफ टच एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं।
अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, जैसे हमारे केस में नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है बहुत दूर है, टच ही नहीं किया इसने, तो फिर अब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो हमारे केस में ये क्या था स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी ग्राफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। रियल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, कि जो हमारा ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए, किसी एक पॉइंट पे कर जाए, टच द एक्स एक्सिस। अगर नॉट टच द एक्स एक्सिस, अगर हमारा बना हुआ ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, तीनों ही केसेस में ये इस एक्स एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा ना, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है। तो हमारा भी ये केस बना ना, जब हमने अपना ग्राफ बनाया तो ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा कहीं से भी, तो ये हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने जो है वो इसको सॉल्व तो करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली आप इसको सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकली तो हमने इसको सोल्व कर लिया और हमें पता चला कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब हम इसी सेम इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। अगर इसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसका मतलब हम वेरीफाई कर लेंगे कि बिल्कुल सही हमने इससे मालूम किया है कि ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है और इसका भी। ठीक है तो इसको सोल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसी सेम इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व करना है। तो स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई हमें राइट साइड पर, हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये जो लेफ्ट साइड हमें गिवन है इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमने पहले इससे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को किया जाता है। हमने उसके कुछ स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप ये था, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होता, कोई कोफिशिएंट होता, फिर उस नंबर को पूरी इक्वेशन से हम डिवाइड करते ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हम स्टेप 1 नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता, मतलब यहाँ कोफिशिएंट ख़त्म करना होता, जिस तरीके से भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। स्टेप 2 पर आएंगे, मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली, जिसके साथ कोई एक्स नहीं, उसको दूसरे साइड पे हम मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x सेम रहेगा, प्लस 4 का मूव करेंगे वहाँ पर ये हो जाएगा -4। उसके बाद इसमें स्टेप 3 है, मेक द लेफ्ट साइड लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो लेफ्ट साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमें इसको फॉर्म में बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस टर्म के हमने फॉर्म में बनाना है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख भी लेते हैं कि हमें बनाना यहाँ पर क्या है, हम इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये ब्रैकेट यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले ए का ब्रैकेट बनाएंगे, ए का स्क्वायर करना है, फिर 2 बनाना है, फिर ए का ब्रैकेट बनाएंगे, फिर बी का ब्रैकेट बनाएंगे, फिर बी का स्क्वायर का ब्रैकेट बनाएंगे। इसका मतलब ये 3 ए और बी हमें यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो राइट साइड है इसको हम रखते हैं सेम। अब स्टूडेंट ये जो ये वाली साइड थी लेफ्ट साइड, उसको कुछ इस तरीके से बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर है, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या रखें, जब उसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर मिले, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर होती है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की होती है। अब डायरेक्ट फर्स्ट टर्म को बनाने के बाद हम चले जाते हैं लास्ट टर्म पे, ये आसान तरीका है। लास्ट टर्म स्टूडेंट कैसे निकलती है, लास्ट टर्म हम कैसे लेकर आएंगे, इसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो हम लास्ट में रखते हैं, हम कहते हैं वो बी नंबर है। तो यहाँ पर 2 है और 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आंसर कितना आएगा 1। जो भी यहाँ पर नंबर होता है 6, 4, 3 किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, ताकि हमें लास्ट टर्म का पता चल जाए, ये ट्रिक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1। अब स्टूडेंट ए का स्क्वायर करना था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म मिली एक्स। लास्ट टर्म का भी स्क्वायर करना, तो लास्ट टर्म का स्क्वायर यहाँ पर है, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमें क्या मिली है 1, इसका स्क्वायर। ये ए मिल गया एक्स और ये बी मिल गया 1। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को 2 के साथ रखेंगे, तो ये जो ब्रैकेट ए का और बी का हमने बनाया है, ए की जगह पर ए हमें क्या मिला है एक्स, वो रखेंगे, और बी की हमें जगह क्या मिला है 1, वो हम यहाँ पर रखेंगे। अब स्टूडेंट हमने बना दिया इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इस साइड को
लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज थी, 1 2, लेफ्ट साइड पर 1 और 2 वैल्यू थी। यहाँ पर हमने कितनी लिया है, A1 2 3, इसका मतलब एक वैल्यू हम एक्स्ट्रा ले आए। देखिए स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आएगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी यहाँ से मिल गई और ये सेकंड टर्म भी मिल गई। इसको हम यूँ कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया और 2x को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये वाली जो टर्म है ना स्टूडेंट, ये वाली हम खुद से लेकर आए एक्स्ट्रा, 1 का स्क्वायर क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें इस फॉर्म को बनाना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये स्टेप है बनाना है। तो जो लास्ट वाली टर्म है 1 का स्क्वायर, ये हम अपनी तरफ से लेकर आए ताकि बी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, खुद से हमने ऐड किए। तो ये रूल होता है कि जब कोई वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं तो उसको राइट साइड पे भी ऐड करना होता है, दोनों साइड पे। तो यहाँ पे +1 स्क्वायर हम खुद से इजाफे लिखा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी इसको लिखेंगे +1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर + 2a + b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है फॉर्मूला। इसको हम इसके इक्वल लिखते हैं, a + b होल स्क्वायर करना है तो a यहाँ से स्टूडेंट फर्स्ट टर्म लिखना है हमें, फर्स्ट टर्म कितनी मिली है, a x मिली है तो x लिखेंगे, फिर b लिखना है, b कितनी मिली है 1, 1 लिखेंगे प्लस होल स्क्वायर। हमने इस फॉर्मूले को इसके इक्वल लिखा और ये वाले साइड को सोल्व करेंगे, -4 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, x + 1 का स्क्वायर रखना है, -4 + 1 ये हो जाएगा -3। स्टेप 3 हमने किया था, लेफ्ट साइड को a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर बनाया था। फिर हमने स्टेप 4 किया था, अप्लाई फार्मूला a + b होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता है, तो हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 5 स्टेप है, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब ये जो पावर 2 है ना, यहाँ पर इसको हमें ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का हमारे पास एक ही रूल है कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिए हैं, तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट आएगा उससे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली, इस पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, और ये जो -3 है स्टूडेंट, इस पर भी स्क्वायर रूट लिया। और स्टूडेंट जो भी आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर रूट जब भी आएगा प्लस माइनस के साथ आता है। अब यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा x + 1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें मिलेगा +-3 +- स्क्वायर रूट के अंदर -3। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सोल्व फॉर x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है कि जब हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ये पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उस नंबर को अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस है इसको हम अलग कर लेते हैं और 1 कर देते हैं। इस -3 को हमने कैसे लिख दिया, 3 × -1। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलता है, -3। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो यही मेथड हम करते हैं कि नंबर को अलग कर लेते हैं और माइनस को अलग करते हैं, लेकिन -1 के साथ। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 3 पर हम अलग ले लेंगे और इस -1 पर अलग लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस ये सेम ही रहेगा। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है आयोटा की। ठीक है स्टूडेंट, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स में हम पढ़कर आए, चैप्टर नंबर 1 में आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर -1 था, इसके जगह हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो जब हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया ये आया स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इस हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो +1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको जो है ना वो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से, x सेम रहेगा, ये +1 वहाँ पर जाकर, ये +1 यहाँ पर आकर -1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारा जो x का आंसर आया वो आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब स्टूडेंट अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये हमें कौन सा नंबर मिला है, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है a + b आयोटा की फॉर्म में, जिसका पहला पार्ट होता है रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट,
जब भी आयोटा आ जाए किसी भी नंबर के साथ तो वो फिर कौन सा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका एक रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो यहाँ पर हम देखें -1 इसके साथ आयोटा नहीं है, इट मीन्स कि ये इसका रियल नंबर हो गया, रियल नंबर, और इसके साथ आयोटा है तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ऐसा नंबर जिसमें रियल भी हो इमेजिनरी भी हो तो फिर वो कौन सा नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जब भी आयोटा आ जाए। तो हमारे आंसर में आयोटा आ गया, इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन आया इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट जब इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया तो लास्ट में जो हमारा आंसर आया था वो किस में आ रहा था, आयोटा में। इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है, चैप्टर 1 में नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आया। और जब हम ग्राफिकली सोल्व किया था, जब हमने अपने क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व किया था तो हमने कहा था कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस यहाँ पर है और ग्राफ यहाँ पर है, बहुत डिस्टेंस है। तो जब एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ टच नहीं करता फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो जब ग्राफिकली सोल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आया था, और यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया तो यहाँ पर आयोटा आ गया तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला और ग्राफिकली भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला। इसका मतलब जो ग्राफिकली हमने अपना आंसर निकाला था, हमने कहा था इसका जो आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा इसका। तो हमने वेरीफाई किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उससे भी हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिला था। इट मीन्स कि हमने वेरीफाई कर लिया कि इसका आंसर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर जो हमने कंप्लीट किया यहाँ पर। अब उसके बाद स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।